बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि SLO बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ऑनवर्ड फ्रॉम 2022 फेडरल बोर्ड में, और फेडरल बोर्ड ने नेशनल बुक फाउंडेशन के अलावा 2 बुक्स जो हैं वो आपको एज अ रेफरेंस जो है वो रिकमेंड की हैं, KPK और बलूचिस्तान। तो ये जो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम तीनों बुक्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आपका गोल है कि आपने 90 to 95% मार्क्स गेन करने हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव में जितने ज़्यादा मतलब ग्रिप होगी, आपके फुल मार्क्स आएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो चुका है, उसका नॉलेज फुल है आपके पास, जिसकी वजह से आप जो है वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर 2 में 10 MCQs हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल each orbit has fixed energy, so each orbit is called sub energy level। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि each orbit is called energy level, सब energy level नहीं कहते उसको, ठीक है। अब जैसे कि आपने बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रिपेयर किया होगा, उसके पोस्टुलेट्स प्रिपेयर किए होंगे, तो उसमें से इजीली आप जो है वो करेक्ट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जितना न्यूक्लियस के करीब होगा वो लो एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना वो हाई एनर्जी होगा, ठीक है। और यहाँ पर बोहर ने बताया था कि अगर लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाना है इलेक्ट्रॉन ने, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हाई से लो पर आना है तो एनर्जी को जो है वो रिलीज़ करेगा। सो ये बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब थर्ड में देखें, लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट। अब अगेन हम यहाँ पर देख चुके हैं कि लाइट को जब लोअर एनर्जी पर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। ये भी रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द फॉर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैज़, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होती जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव। अब क्लोरीन में सेम क्या चीज़ होगी? मास नंबर सेम होगा? नो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नो। डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें? नो, क्योंकि सेम हमारे पास जो है वो उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डिफरेंट जो है हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट आर। अब यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बहुत इजी है। आपके पास होता है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको सबस्क्रिप्ट में दिया होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हमारे पास इक्वल होते हैं इन एलिमेंट या एटम, ठीक है। तो आप 27 में से 13 को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 14। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। अब जैसे कि जब आप आइसोटोप का टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी, तो उसके जो यूजेस हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और अक्सर उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपने एग्जैक्टली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको याद करने हैं, ठीक है। यानी कोबाल्ट 60 इज यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एम शेल हैज़ सब शेल्स। एम शेल जो है वो है कितने नंबर शेल है, ठीक है। सबसे पहले के शेल होता है फर्स्ट शेल, फिर एल, फिर एम, ठीक है। अब जो शेल का नंबर है उतने ही उसके अंदर सब शेल्स भी होते हैं, ठीक है। एस ये सेकंड शेल है तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे, ये थर्ड शेल है तो इसमें 3 सब शेल्स होंगे,
So the correct option is C. Question number 6. A subshell that can accommodate 6 electrons. अब देखिए जो सब शेल्स होते हैं हमारे पास S, P, D और F, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं. तो आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स P में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या अकोमोडेट हो सकते हैं इतने. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. सोडियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से करनी है और ये बेस है, ठीक है. अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आती तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आगे रिएक्शंस और जो भी सारी चीज़ें हैं वो इस पर बेस करती हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बहुत अच्छे से करना है, ठीक है. ये कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर आपको इसका लेक्चर देखना है प्रॉपर डिटेल में कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो उसका दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है. तो सोडियम में आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसका 11 एटॉमिक नंबर है. अक्सर जो है वो पेपर के बॉटम पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया जाता है, ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने देखना है 11, ठीक है. और 11 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक फिल हो रहे हैं देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली फिल हुए हुए हैं. और देखिए यहाँ पर ये जो C है ना, ये करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की जगह है और जब तक एक जो पिछला वाला सब शेल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता फिल, तो फर्दर नेक्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर सकता. तो ये अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह है. दैट्स वाई C जो है ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास D ऑप्शन करेक्ट है. Next is question number 8. Rutherford used dash particles in his experiments. अब होता क्या है कि आप पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं. देखें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स हैं 2 और न्यूट्रॉन्स हैं 2, ठीक है. और फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये आपके पास हीलियम एटम है. लेकिन जब हीलियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देता है तो उसके पास उसका पहला शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है. उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. और इसको हम He+2 फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम कहते भी यही हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास He+2 है. ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स नहीं हम बम्बार्ड करवाते इस एक्सपेरिमेंट में, हम हीलियम न्यूक्लियाई बम्बार्ड करवाते हैं, ठीक है. सिंपल सॉरी अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम एटम्स नहीं हैं, हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स. अगेन आइसोटोप्स में से क्वेश्चन आ गया. आइसोटोप बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल आपके पास टॉपिक है लेकिन उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. अब यहाँ पर देखें, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है. दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं. दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती हैं क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है सो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? ये जो है वो मास पे डिपेंड करती हैं. तो आइसोटोप्स का मास इक्वल नहीं होता क्योंकि मास जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूट्रॉन्स पे. न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को हम मास कहते हैं, ठीक है. न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, दैट्स वाई उनका मास डिफरेंट होगा, दैट्स वाई उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. अगेन आइसोटोप का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद करना होगा. यूरेनियम 235. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप देख लें कि आपको जो बोहर या रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से आना चाहिए, उसके बीच में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. फिर आइसोटोप्स तो आपने मस्ट याद करना है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास 9th केमिस्ट्री KP के पिशावर, ठीक है. इसका चैप्टर 2 जो है उसमें भी 10 MCQs हैं. इसके ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. The maximum number of electrons in third energy level is.
अब यहाँ पर तो स्टूडेंट्स हमें जो है नेशनल बुक में नहीं बताया हुआ अलग से फार्मूला, लेकिन अगर हम देखें तो केपीके में अलग से इन्होंने ये फार्मूला भी गिवन है कि आपने हर शेल में, हर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n2 फार्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड एनर्जी लेवल में पूछा हुआ है 2n2, अब n की जगह आपने लगाना है थर्ड। ठीक है, और 3 3 is 9 और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन यू विल गेट 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जब दूसरी बुक्स में से टॉपिक्स तैयार करेंगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है और आपके मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की। क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू इट्स। अब मास होता किस वजह से है? ठीक है, मास ये देखिए हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लाइटर और लाइट वेट होते हैं, बहुत ही लाइट वेट एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब हम मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ही नहीं करते, क्योंकि वो ऐड करें ना करें वो इतना स्मॉल उनका वेट होता है कि वो नेग्लिजिबली कंसिडर होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिपेंड्स ऑन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, if Rutherford has used neutrons instead of alpha particles in his scattering experiment, the neutrons would। अब होता क्या है, अगर आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको पता होगा कि ये हमारे पास गोल्ड फॉइल होती है। ठीक है, उसके अंदर ये उसके एटम्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से जब बम्बार्डमेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और जब आप जो अल्फा पार्टिकल्स फॉल करवा रहे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव को रिपेल करता है और डिफ्लेक्शन होती है। और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये जो हम फॉल करवा रहे हैं ये न्यूट्रॉन्स होते तो उसका क्या मतलब होता कि ये न्यूट्रल हैं, यानी सिंपल, इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो क्या डिफ्लेक्शन होती? तो हम कहते हैं कि नहीं होती। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज। देन क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट। अब यहाँ पर बोहर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर तो ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास शेल्स हैं। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और इसी में रिवॉल्व कर रहा है, एक ही शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है, यानी रिमूव नहीं करता ड्यूरिंग मोशन इन वन ऑर्बिट। ठीक है, या वन शेल। लेकिन जब उसको जंप करना होगा, ठीक है, लोअर से हाई या हाई से लो, तो फिर वो एनर्जी जो है या तो एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। तो जब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट अबाउट। अब ये आपके पास 2 एलिमेंट्स गिवन है। अब इन दोनों को देख लेंगे क्या है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब है ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, और आइसोटोप्स के लिए क्या आगे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है कि इनमें से कोई एक फॉल है। फर्स्ट, ठीक है, दे आर आइसोटोप्स, दे आर दी सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं। they are the same number of electrons, they have the same number of electrons। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स सेम है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपके पास डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। ठीक है, एक के पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास, और इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूट्रॉन पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या है, हैज़ अ मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और उनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के बराबर। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन्स हैज़ अ मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यस, क्योंकि इनका बिल्कुल एग्जैक्ट एक जितना तो नहीं होता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली। न्यूट्रॉन हैज़ चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट। ठीक है,
दैट ऑफ प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उनका चार्ज इक्वल और ऑपोजिट तो नहीं होता, एंड न्यूट्रॉन्स हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो सब जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन हैज़ मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, अब एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे। अब देखें आइसोटोप्स में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी रॉन्ग है। द सेम मास नंबर, तो जो करेक्ट है वो फर्स्ट है, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज़ द लाइटेस्ट, सबसे लाइटर कौन है, मतलब लाइटेस्ट कौन है जिसका मास सबसे कम होगा, ठीक है। अब आपके पास एक एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं उनके पास तो क्या होगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये तो काफ़ी हैवी हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में अगर हम देखें तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो को हम कंसिडर ही नहीं करते मैथ्स में क्योंकि वो बहुत ही लाइटर है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन, और फिर कह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन का मास सबसे लाइटर है, ठीक है। और लास्ट में अगेन प्रोटॉन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे लाइटर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो, या कोई भी एटम और एटम ले लें, उसका मास हायर ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, दैट इज, न्यूक्लियस के पास ये सारी प्रॉपर मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्ट एक, ठीक है। यानी वो पॉजिटिवली चार्ज भी है, करेक्ट, डेंस भी है, ठीक है, कंटेन्स नियरली ऑल ऑफ द एटम्स मास, यानी सारे एटम का मास न्यूक्लियस में ही होता है। यस, लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है कि इट कंटेन्स नियरली ऑल ऑफ एटम्स वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो आपके पास ये न्यूक्लियस है, और जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सारा का सारा एरिया वॉल्यूम के अंदर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ इसको हम वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते, ओके। लास्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, एल शेल हैज़ सब शेल्स, एल में कितने सब शेल हैं, ठीक है। देखें ये के शेल था, फर्स्ट शेल एल एम, ठीक है। जितना नंबर होगा शेल का उसके अंदर उतने ही सब शेल्स होंगे। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल है, सेकंड के अंदर 2 सब शेल्स हैं, ठीक है, और थर्ड के अंदर 3 होंगे। तो अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, एस एंड पी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से आपके पास जो है जब ऑब्जेक्टिव आप करते हैं तो आपका नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होता है। अब हम लास्ट बुक की तरफ चलते हैं, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा, ठीक है। और इसका भी हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2 उसकी एक्सरसाइज में देखेंगे। इसमें सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हेल्प्स टू डिटर्मिन। अब जब आपको किसी भी एटम की स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, ठीक है, जब स्ट्रक्चर का पता चलता है तो इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो होती है किसी भी एटम की, ठीक है, तो वो हमें क्या क्या चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है, वो हमें बोथ फिजिकल एंड केमिकल करैक्टर्स जो है वो डिस्क्राइब करने में, डिटरमिन करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो आपको पूरे एटम का बिहेवियर पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, recent studies shows that atom has an average size। एटम का एवरेज साइज़ क्या है? वही बात है, नेशनल बुक फाउंडेशन में तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन ये देखें कि बलूचिस्तान बुक में इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हुई है कि न्यूक्लियस इज़ अबाउट 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, इन डायमीटर, और एटम का 10⁻10 मीटर इन डायमीटर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मींस कि वो आपको याद करने हैं, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम हो गए, डेट्स हो गई, ठीक है, आपकी बुक्स में लिखी होती हैं,
या वैल्यूज हो गई, तो ये आपने याद करनी होती हैं चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू, अब 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ बुक में ही आपके पास यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है ना, ठीक है, ये वाली देखें, यहाँ पर जब टॉपिक में सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने फिगर 1.5 का रेफरेंस दिया, यानी चैप्टर 1 को ओपन करें और उसकी फिगर 1.5 को देखें, ठीक है, और वहाँ पर आपको एटम और न्यूक्लियस को कंपेयर किया हुआ है, उसके साइजेस को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की जो है वो टर्म भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है, तो ये आपको आनी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नील बोहर मेनली कंसंट्रेटेड अपॉन, अगर आप बोहर के पोस्टुलेट्स याद आप करते हैं, ठीक है, बोहर के पोस्टुलेट्स याद करते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बोहर ने अपने तमाम पॉइंट्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स की ही बात की है कि इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं एक ही शेल में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, लेकिन अगर वो जंप करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो हाई से लोअर शेल की तरफ आएंगे या ऑर्बिट की तरफ आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड बातें की हैं, ठीक है, तो वो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उसने कंसंट्रेट किया है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टेल्स अस अबाउट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आनी भी चाहिए, ठीक है, जैसे 1s2 2s2 इस तरह करके किसी भी एटम के बारे में हम लिखते हैं, वो हमें क्या बताता है, वो हमें शेल्स के बारे में भी बताता है, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका शेल कितना है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट शेल में यानी 1s2 2s2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी हमें पता चल गया कि कितने शेल्स हैं इसमें, ठीक है। और सब शेल्स का भी बताता है कि इसमें फर्स्ट शेल में भी एक ही शेल है, ठीक है, और सेकंड शेल में भी एक ही सब शेल है, ठीक है, सब शेल्स के बारे में भी पता चल गया। और दूसरा ये वैलेंसी भी बताता है, यानी आउटर मोस्ट शेल जो है, ये आउटर मोस्ट शेल है ना, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं या गेन करने हैं, तो उससे उसकी वैलेंसी का पता चलता है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 के 2 जो है वो लॉस करेगा ये एलिमेंट, और अपना जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है। तो हमें सब यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।